फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैलेंट विद नॉलेज में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो विषय है वो बहुत ख़ास भी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य पे, कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और आगे जो है इसको किस किसने संभाला। तो बिना वक्त गवाए आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो जो मौर्य वंश की स्थापना है वो जो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही जो है आवश्यक घटना, महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट जो है घटना मानी जाती है। इसके साथ ही जो है भारत में एक नए युग का प्रवेश हुआ। इसके साथ ही जो एक नए युग का प्रवेश हुआ। तो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए जो है हमारे पास बहुत से स्रोत हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य जो है उसको जानने के लिए जो है हमारे पास बहुत से स्रोत है, मीन्स बहुत से सोर्स है हमारे पास। इनमें से जो है मेगास्थनीज की इंडिका हो गई। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मौर्य वंश का एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब सोर्स है। क्लियर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और दूसरा जो हमारा प्रसिद्ध जो मुख्य स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये भी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अमूल्य स्रोत है। अमूल्य स्रोत मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है। क्लियर। कौटिल्य को विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कौटिल्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, तो कौटिल्य जो थे वो उनको विष्णुगुप्त भी कहते थे और वो जो है चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो अधिकतर लोग जो उन्हें चाणक्य के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उनका फेमस नाम है वो, जैसे आपने चाणक्य की नीति भी पढ़ी होगी कि चाणक्य नीति ये कहती है वो कहती है, तो वही ये चाणक्य है। तो वैसे तो जो है उनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नाम वो चाणक्य है, लेकिन जो अधिकतर मतलब चाणक्य और अधिकतर लोग जो है उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, पर उनको जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मौर्य वंश को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर। इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त थे उनका मुद्रा राक्षस, और जो है जैन और बौद्ध ग्रंथ हो गए, पुराण और अभिलेख भी जो है मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो है बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्लियर। तो अब हम चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन दुर्भाग्य से जो है हमें उनके जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में जो है उतनी मतलब सटीक जानकारी नहीं प्राप्त है, मतलब एकदम सही जानकारी जो है हमें उनके बारे में नहीं पता है। तो जो बौद्ध परंपराएं हैं उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के राजा थे और वे एक अन्य राजा से लड़ते हुए मारे गए थे। उस समय उनकी रानी जो है गर्भवती थी। वो पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई, मतलब जब उनके पति की डेथ हो गई तो वो जो है पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई। क्लियर। यहाँ पर उन्होंने 345 ईस्वी पूर्व 345 ईस्वी पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा गया। अब बालक की रक्षा के लिए उन्होंने जो है उस बालक को एक ग्वाले को दे दिया। अब उनको जो है अपने बालक की चिंता थी, टेंशन थी कि भाई हो सकता है कहीं इनको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इस वजह से उन्होंने जो है उस बालक को जो है ग्वाले को दे दिया। तो उसके बाद उनका पालन पोषण एक शिकारी ने किया। उनकी माता ने पहले उनको एक ग्वाले को दिया और ग्वाले से जो है उसके बाद जो है उनका पालन पोषण एक शिकारी ने किया। एक दिन जब ये बालक कुछ अन्य बालकों के साथ मिलकर एक शाही खेल खेल रहे थे, उस समय होते थे शाही खेल जो शाही घराने के लोग खेलते थे, तो वही शाही खेल खेल रहे थे, तो अचानक जो कौटिल्य जो चाणक्य है उनकी दृष्टि जो है उन पर पड़ी, चंद्रगुप्त पर पड़ी। उन्होंने इस बालक को शिकारी से खरीद लिया, मतलब उन्हें चंद्रगुप्त में कुछ ऐसी खूबियाँ, ऐसी इम्पोर्टेंस दिखाई दी, तो उन्होंने जो है शिकारी से जो है चंद्रगुप्त को खरीद लिया।
तो चाणक्य तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। जो हमारे चाणक्य थे वो तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। क्लियर। एक बार जब वे नंद शासक के दरबार में पाटलिपुत्र गए तो नंद शासक ने चाणक्य का भारी अपमान किया था। तो एक बार जब चाणक्य नंद जी के, जब नंद का शासन था तो उनके शासन में जो उनके दरबार में गए तो फिर वहाँ पे जो है नंद जो शासक थे उन्होंने जो है चाणक्य का बहुत अपमान किया। तो उस समय जो है चाणक्य ने भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा की थी कि वे नंद वंश को समाप्त करके ही सुख की सांस लेंगे। तो ये उनकी प्रतिज्ञा थी। ये प्रतिज्ञा तब पूरी हुई जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी नंद शासन को समाप्त करने की। ये प्रतिज्ञा तब पूरी हुई जब उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको उन्होंने शिकारी से खरीदा था, जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया, मतलब राज्य सिंहासन पर बिठाया। तो उनकी ये प्रतिज्ञा तब पूरी हुई जब उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राज्य सिंहासन पर बिठाया। क्लियर। तो चंद्रगुप्त वंश के संबंध में भी जो है इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। अब कुछ इतिहासकारों का जो विचार है कि चंद्रगुप्त नंद वंश के एक राजकुमार थे। मतलब कुछ जो इतिहासकार है उनका मानना है कि जो चंद्रगुप्त थे वे नंद वंश के एक राजकुमार थे। उनकी माँ का नाम मुरा था। जो चंद्रगुप्त थे उनकी माँ का नाम जो था मुरा था, जो शूद्र जाति की थी। इसलिए जो है चंद्रगुप्त के वंश का नाम जो है मौर्य पड़ा। अब जो बौद्ध परंपराएं हैं उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त क्षत्रिय जाति से संबंधित मौर्य वंश से थे। इस वंश के लोगों को हिमालय के ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी थी जहाँ पर मोर पाए जाते थे। मतलब जो अन्य बौद्ध परंपराएं हैं उनका मानना है कि जो चंद्रगुप्त थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, तो उनको जो है किसी बात से हिमालय के ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी जहाँ पर जो है मोर पाए जाते थे। इस कारण से ये लोग जो है मौर्य कहलाए। क्लियर। तो मतलब एक जो इनके बारे में चर्चित कहानी है वो ये है कि ये जो है इनके पिता एक अन्य राजा से युद्ध करते हुए मारे गए। तो जो है उनकी माँ पाटलिपुत्र अपने भाई के पास चली गई और वहाँ पे उन्होंने जो उनको जन्म दिया और फिर ग्वालियर को दिया, फिर शिकारी को दिया और उसके बाद जो है चाणक्य ने उनको खरीद लिया। और एक जो है कहानी है वो ये है कि जो कुछ इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि वो नंदवंश के राजकुमार थे। उनकी माँ का नाम मुरा था जो शूद्र जाति की थी, इसलिए चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ा। और जो बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो उनकी जीवन की स्टोरी है, कहानी है, वो ये है कि जो इस वंश के जो है लोगों को हिमालय के ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी थी जहाँ पर जो है मोर पाए जाते थे। इस कारण जो है ये मौर्य कहलाए। तो अब हम थोड़ी चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो विजयों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण विजय की अपने जीवन में। तो मौर्य साम्राज्य से पूर्व भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, मतलब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें राजनीतिक एकता का अभाव था। राजनीतिक जैसे होते ना शासक एक दूसरे के मतलब प्रति जो है दुश्मनी रखते कि उसका राज्य भी मैं लूँगा युद्ध करके ये, तो उस समय जो है राजनीतिक एकता का जो बहुत अभाव था। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर जो यूनानी थे, जो बाहर से आए हुए यूनानी थे, उन्होंने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। मतलब उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाया कि जो है भारतीय शासकों में, भारतीय राजनीति में एकता नहीं है, तो उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाकर जो है भारत के कुछ भागों पर जो अपना अधिकार कर लिया। क्लियर। चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता तथा अथक प्रयत्नों से बहुत से प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने जो है अपने अथक प्रयत्नों से मतलब अपने बहुत सारे प्रयत्नों से जो है बहुत से प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त जो है एक महान विजेता सिद्ध हुए और उन्होंने जो है भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम उनकी कुछ प्रमुख विजयों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी जो पहली प्रमुख विजय है वो है पंजाब की विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी है उन्होंने जो है अपने राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले जो है पंजाब में स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब की ओर जो है अपना ध्यान केंद्रित किया। तो 325 ईस्वी पूर्व मतलब 325 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर भारत से लौट गया, मतलब 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है भारत से लौट गया, तो उनके द्वारा विजित क्षेत्रों में जो है अराजकता फैल गई। तो सिकंदर ने जो क्षेत्र विजित किए थे, जिन क्षेत्रों पे विजय पाई थी, तो उनमें अराजकता फैल गई। मीन्स एक तरफ का भ्रष्टाचार फैल गया। तो पंजाब में सिकंदर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फिलिप्स की हत्या कर दी। जो सिकंदर ने भारत से लौट जाने के बाद अपना एक
प्रतिनिधि नियुक्त किया था पंजाब में, वो था फिलिप्स। तो उस वहाँ के लोगों ने जो है फिलिप्स की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अब उन्होंने देखा कि जो सिकंदर प्रतिनिधि छोड़ के गया था फिलिप्स, उसकी तो हत्या हो चुकी है, तो उनको ये एक स्वर्ण अवसर मिला पंजाब पे आक्रमण करने का। तो उन्होंने जो है 322 ईस्वी पूर्व में जो है पंजाब पर आक्रमण कर दिया। क्लियर। उन्होंने बड़ी सरलता से पंजाब पर अधिकार कर लिया, क्योंकि वहाँ का जो प्रतिनिधि था वो तो मर चुका था, इसलिए उन्होंने जो है सरलता से ही पंजाब पे अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार पंजाब की विजय उनकी एक महान सफलता सिद्ध हुई। तो जो पंजाब की भी सफलता थी, उनके जीवन की एक महान सफलता थी। अब दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण विजय थी वो थी मगध की विजय। तो उस पंजाब की विजय से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान जो है मगध की ओर किया। क्लियर। तो जो पंजाब की विजय थी उससे जो वो प्रेरित हो चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपना ध्यान जो है मगध की ओर केंद्रित किया। उस समय मगध के राजा धनानंद थे। तो उस समय जो है मगध के राजा वो धनानंद थे। वे अपने अत्याचारों के कारण प्रजा में बहुत कुख्यात थे। कुख्यात थे मतलब बहुत ही अप्रिय थे, मतलब उनसे बहुत ही लोग घृणा करते थे, क्योंकि वो प्रजा पे जो है अत्याचार करते थे, तो वो कुख्यात थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य परामर्शदाता कौटिल्य कौन, चाणक्य का भी अपमान किया था। तो उन्होंने जो है जब वो गए थे नंदवंश के दरबार में गए थे, तो उनका वहाँ पे अपमान हुआ था, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जो है मैं नंदवंश को समाप्त कर दूंगा। तो चंद्रगुप्त के जो है उन्होंने मुख्य परामर्शदाता चाणक्य मीन्स कौटिल्य का भी अपमान किया था। इन कारणों से जो है चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व 320 ईस्वी पूर्व में मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के संबंध में जो इतिहास से कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो मतलब उस समय जो इतने स्रोत उपलब्ध नहीं थे कि, और उनमें शायद इतना लिखा भी नहीं था इस युद्ध के बारे में, इसलिए जो है इस युद्ध के संबंध में जो है इतिहास से कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। परंतु ये बात स्पष्ट है कि दोनों राजाओं में जो है बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, मतलब उन दोनों में बहुत ही आपसी भयंकर झड़प हुई थी। इस युद्ध में जो है धनानंद और उनके परिवार में अन्य सदस्य भी मारे गए। तो जो ये युद्ध हुआ इसमें जो है धनानंद और जो उनके परिवार से संबंधित अन्य सदस्य थे वो भी जो है मारे गए। क्लियर। परंतु जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने धनानंद को क्षमा कर दिया था और मगध छोड़ने की अनुमति दे दी थी। तो कुछ जो मानते हैं कि उस युद्ध में जो है धनानंद और उनके परिवार के सदस्य मारे गए थे, लेकिन जो जैन परंपराएं उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने धनानंद को क्षमा कर दिया था और मगध छोड़ने की अनुमति भी जो है दे दी थी। अब जो उनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो था सेल्यूकस से युद्ध। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई वो सेल्यूकस के साथ हुई। सेल्यूकस सिकंदर के महान सेनापति थे। जो सेल्यूकस जो थे वो थे सिकंदर के महान सेनापति। तो उन्होंने पश्चिम तथा मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उन्होंने जो है पश्चिम था और जो मध्य एशिया था उसके कई जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, प्लेसेस थे, उस पर जो अपना अधिकार कर लिया था। तो अपने राज्य का विस्तार और करने के लिए, मतलब अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है सेल्यूकस ने जो है 305 ईस्वी पूर्व 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो वो अपने राज्य का जो है और विस्तार करना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है 305 ईस्वी पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया, मतलब दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और इस लड़ाई में जो है चंद्रगुप्त जो है बुद्धिमान भी थे और वो बहुत लड़ने में भी महान थे। तो उन्होंने जो है इस युद्ध में सेल्यूकस को हरा दिया। क्लियर। युद्ध के पश्चात दोनों के मध्य हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हिरात तथा बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। तो मतलब जब सेल्यूकस इस युद्ध में परास्त हो गए तो उन्होंने जो है भेंट के तौर पे जो है संधि के तौर पे जो है चंद्रगुप्त को जो है अपने 4 प्रांत दिए, काबुल, कंधार, हिरात तथा बलूचिस्तान जो है चंद्रगुप्त को सौंप दिए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। जो सेल्यूकस की पुत्री थी उन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह भी जो है चंद्रगुप्त से करा दिया। और उनके दरबार में जो है मेगस्थनीज, जिसकी मैंने इंडिका के बारे में बताया था, जो मेगस्थनीज की इंडिका है वो मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो उन्होंने जो है मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा।
तो युद्ध में हार कर पहले तो उन्होंने अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए, फिर जो है अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कराया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो एक दरबारी है उस मेगस्थनीज को उनके दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। और फिर चंद्रगुप्त ने भी जो है उनके सम्मान के तौर पे उनको जो है 500 हाथी भेंट किए। मतलब इतना कुछ जब चंद्रगुप्त को दिया सेल्यूकस ने, तो जो चंद्रगुप्त का भी कोई फ़र्ज़ बनता था तो उन्होंने भी जो है सम्मान के तौर पे सेल्यूकस को जो है 500 हाथी भेंट किए। ये चंद्रगुप्त की जो एक महान विजय थी। इस विजय से उनकी जो प्रतिष्ठा थी, जो उनका मान था, सम्मान था, उसमें जो है भारी वृद्धि हुई, क्योंकि उनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी सेल्यूकस के साथ युद्ध। तो इससे जो है उनकी प्रतिष्ठा में जो है 4 चांद लग गए। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्य युद्ध भी लड़े और उनमें भी उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन जो है ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के उन विजयों के संबंध में कुछ भी निश्चित कहना असंभव है। क्लियर? क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों की अभाव के कारण जो है हम उनके अन्य विजयों के बारे में कुछ भी निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र तथा दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। तो मतलब कुछ अनुमान के अनुसार, जो थोड़ा पूरा लिखा होता है उसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र तथा दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। क्लियर? अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ की, इतना अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो उन्होंने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, पटना, जो अभी पटना में है, पाटलिपुत्र थी। उस समय पाटलिपुत्र की गणना एशिया के जो है सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। मतलब उस समय जो है मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे, उन्होंने इतना विस्तार किया, इतना वो अच्छे से शासन चलाया कि उस समय जो है पाटलिपुत्र की गणना जो है बड़े बड़े नगरों में की जाती थी। तो ये थी चंद्रगुप्त जी के, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जीवन से जो है जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो ये थी जो उनके जीवन से रिलेटेड जो है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। तो अब हम जो है चंद्रगुप्त जो थे उनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो जैन परंपराएं, उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो जो जैन परंपराएं, उनके अनुसार जो है उनमें जो लिखा है वो जो कहते हैं, उनके अनुसार ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जो मतलब उनके शेष दिन रह गए थे, उनमें जो है उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने जो है 24 वर्ष तक शासन करने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया था। मतलब उन्होंने 24 वर्ष तक अपना शासन जो है बहुत ही दृढ़ता से, सकुशलता से चलाया, और जो है उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था तथा राजगद्दी पर अपने जो उनके पुत्र थे बिंदुसार, उनको जो है राजगद्दी सौंप दी। इसके बाद जो है वह अपने गुरु भद्रबाहु, उनके जो उस वक्त गुरु थे जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, गुरु भद्रबाहु के साथ जो है मैसूर चले गए। यहाँ उन्होंने जो है श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। तो वो अपने गुरु के साथ जो है श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने उपवास करके जो है अपने प्राण त्याग दिए, और ये घटना जो है 298 ईस्वी पूर्व में हुई। तो ये थे चंद्रगुप्त जी के बारे में, ये था चंद्रगुप्त जी का इतिहास। तो अब हम जो है थोड़ा सा बिंदुसार जी के बारे में पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के पुत्र थे। तो बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने 297 ईस्वी पूर्व में से लेकर जो है 273 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारत पर अपना राज किया। तो बिंदुसार जो है वो भी एक मौर्य सम्राट थे। उन्होंने जो है 297 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारत, जो हमारा पुराना भारत है, उस पर राज किया। तो उनके पिता, जैसा आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्लियर? तथा माता दुर्धरा थी। उनकी माता जो है दुर्धरा थी। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी, जिनको उन्होंने जो है हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उनके पिता को, धनानंद को, और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने जो है धनानंद की पुत्री दुर्धरा से जो है विवाह किया था। तो बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थी, क्योंकि उनके बड़े भाई केशनाग, उनके जो
बड़े भाई थे बिंदुसार जी के, जो उनसे पहले पैदा हुए थे, तो केशनाग, उन्होंने जो है जन्म लेते ही उनको जो है मृत्यु प्राप्त हो गई थी, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए जन्म के कुछ टाइम बाद ही। तो जब बिंदुसार अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, मतलब जब वो अपनी माता के कोख में थे, उनके जन्म को सिर्फ 7 दिन रह गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म को 7 दिन रह गए थे, तो विषैला खाना खाने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु जो है बिंदुसार को आचार्य जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे, वो जो है बिंदुसार के भी उस टाइम थे, तो उन्होंने जो है किसी तरह जो है बिंदुसार को बचा लिया। उनकी माता का तो जो है देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह जो है बिंदुसार को बचा लिया, और फिर उनका पालन पोषण जो है शाही दासी जो थी, उस समय जो महल में शाही दासियाँ होती थी, उनके द्वारा किया गया, राजमहल में ही किया गया। तो जो बिंदुसार जी थे वो 298 ईस्वी पूर्व में जो है राज्य सिंहासन पर बैठे। 298 मीन्स 298 ईस्वी पूर्व में जो है राज्य सिंहासन पर बैठे। तो बिंदुसार जी के हम थोड़े पारिवारिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंदुसार जो थे उन्होंने 16 महिलाओं से विवाह किए थे। तो जो बिंदुसार थे उन्होंने 16 महिलाओं से विवाह किए थे। उनके 101 पुत्र थे, 101 जो है उनके पुत्र थे, जिनमें अशोक, विताशोक और जो सुसीम का नाम प्रचलित रहा। तो उनके थे तो 101 पुत्र, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित थे, मतलब जिनके ज़्यादा नाम प्रचलित थे, वो थे अशोक, विताशोक और सुसीम। तो कुछ विद्वानों के कथनानुसार जो है जो बिंदुसार थे अपने पिता की तरह ही विद्वान थे, मतलब वो अपने पिता की तरह ही जो है शक्तिशाली थे, लड़ने के कौशल में एकदम जो है वो थे, अच्छे थे। उन्होंने जो है दक्षिण भारत को विजित करके उसे मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो कई लोगों का, जो कई विद्वान हैं, उनका मानना है कि उन्होंने दक्षिण भारत को विजित करके जो है उसे मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार जो है दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त ने ही अपने अधीन किया था। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि दक्षिण भारत को बिंदुसार ने विजित किया, लेकिन कुछ जो पारंपरिक धाराएं, उनका कहना है कि जो दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त ने ही अपने अधीन किया था। बिंदुसार ने जो है विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब मित्रता के संबंध स्थापित किए थे उन्होंने विदेशी राज्यों से। तो यूनानी शासक एंटीओक्स ने उनके दरबार में डीमैक्स को अपना राजदूत बनाकर भेजा। तो जो यूनानी शासक था एंटीओक्स, उन्होंने जो है डीमैक्स को अपना राजदूत बनाकर जो है बिंदुसार जी के जो है उसमें दरबार में भेजा था। उस टाइम माना जाता था कि एक राजा के दरबार में जितने अधिक राजदूत होते थे, उतना ही वो जो है शक्तिशाली राजा होता था, उतना ही जो उसका सम्मान किया जाता था। तो उनके दरबार में अपने राजदूत भेजना जो है विदेशी शासक अपना गर्व समझते थे। तो 272 ईस्वी पूर्व में जो है बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो उनके जीवन के बारे में भी जो है उतने ज़्यादा जो है हमें नहीं पता, जानकारी नहीं पता, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों की कमी के कारण जो है उनके जीवन के बारे में उतना नहीं बताया गया है, उतनी चर्चाएं नहीं हुई उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो जो मैंने आपको अभी बता दी है। तो अब जो है हम मौर्य साम्राज्य के सबसे चक्रवर्ती सम्राट, जो सबसे फेमस हुए, सबसे लोकप्रिय हुए, सबसे चहेते जो हुए थे, वो थे अशोक, जिनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहते हैं। तो 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अशोक जो है उत्तराधिकारी बना, मतलब उनके बाद जो है वो सिंहासन पर बैठा। तो अशोक जो थे, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार जो है अशोक को उतना पसंद नहीं करते थे। उनका जो सबसे प्रिय पुत्र था वो सुसीम था। वो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है सुसीम गद्दी पर बैठे, अशोक गद्दी पर ना बैठे। लेकिन जो है उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो है अशोक गद्दी पर बैठे। तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व 304 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ, जो इस वक्त बिहार में है, वहाँ पाटलिपुत्र में हुआ। तो अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में जाने गए थे। क्लियर? तो जो अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य वंश के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा थे, सम्राट थे। सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। तो जो सम्राट अशोक थी उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। तो जो सम्राट अशोक थे उनकी 4 पत्नियां थीं। उनकी जो पहली पत्नी थी वो थी देवी,
दूसरी थी कारुबाकी, तीसरी थी पद्मावती और जो तीसरी थी वो थी तिष्यरक्षिता। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनका जो पहला पुत्र महेंद्र था, दूसरा संघमित्रा था, तीसरा तीवल था और चौथा कनाल। और उनकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था चारुमती। तो सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे, मतलब वो जन्म से ही उनमें वो सारे गुण थे जो एक महान शासक में होने चाहिए। तो वो जन्म से ही जो एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। जो अशोक थे वो जो है अर्थशास्त्र और गणित के जो है महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने 284 ईस्वी पूर्व 284 ईस्वी पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की। तो मतलब वो इतने विद्वान थे, इतना उनका इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने जो है 284 ईस्वी पूर्व में बिहार में जो है एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की। मतलब इतने वो विद्वान थे। तो अशोक जब राज्य सिंहासन पर बैठे थे तो उन्हें विरासत में एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तो मतलब जब अशोक राज्य सिंहासन पर बैठे थे तो उन्हें एक विरासत में जो है उन्हें एक विस्तृत साम्राज्य होता है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य जो है मिला था। लेकिन उस वक्त जो है सिर्फ दक्षिण का कलिंग जो था ऐसा प्रदेश था जो उनके राज्य में सम्मिलित नहीं था, जो वर्तमान में अभी उड़ीसा राज्य में है। तो दक्षिण में केवल कलिंग ही था जो उनके जो है साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, जिसको जो है अभी तक विजित नहीं किया गया था। तो अशोक जो है इस साम्राज्य को जो है अपने प्रदेश में, अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहते थे, क्योंकि बाकी जगह तो अधिकार था मौर्य साम्राज्य का, लेकिन कलिंग जो इस वक्त उड़ीसा में नहीं था वहाँ पे। तो अशोक जो है इस प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में जो है सम्मिलित करना चाहते थे। तो कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अशोक ने जो है कलिंग प्रदेश पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वे अपने साम्राज्यों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ रखना चाहते थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो अशोक है उन्होंने जो है इसलिए आक्रमण किया कलिंग पर क्योंकि वो जो है अपने साम्राज्य को सुरक्षित एवं सुदृढ़ रखना चाहते थे। तो अशोक जो थे उन्होंने 261 ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया जब वो राजा बने। तो इस समय कलिंग का राजा कौन था, इसके संबंध में जो है कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मतलब उस समय कलिंग का राजा कौन था उसके बारे में उतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो जो मेगास्थनीज थे उन्होंने कलिंग के राजा की सेना का वर्णन करते हुए लिखा था या लिखा है कि उसके पास जो है 60,000 पैदल सैनिक थे। मतलब जो 60,000 होते ना जो पैदल चलते वो सैनिक थे, 10,000 घुड़सवार जो घोड़े पे सवार होते वो सैनिक थे और 700 हाथी थे। तो मतलब उस समय जो कलिंग का राजा था उसके पास 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और जो है 700 हाथी थे। ये भी हो सकता है कि मेगास्थनीज के लेख से 50 वर्ष उपरांत उसने अपने सैन्य शक्ति में और भी वृद्धि कर ली हो। तो ये भी हो सकता है कि जो मेगास्थनीज के लेख से जो है 50 वर्ष उपरांत उसने अपनी सैन्य शक्ति में जो है और भी वृद्धि कर ली हो। तो अशोक के 13वें अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि ये बहुत ही भयंकर युग था। जो अशोक के 13वें अभिलेख थे उनसे मतलब ये पता लगता है, ये ज्ञात होता है कि ये युद्ध जो है बहुत ही भयंकर था, क्योंकि उसके पास भी इतनी सारी शक्ति थी, इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे घुड़सवार हाथी थे, और जो है अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके पास भी जो है बहुत ही वो भी जो है बहुत शक्तिशाली थे। तो इस युद्ध में 1 लाख सैनिक और असैनिक मारे गए। सैनिक मारे गए और असैनिक थे जो मतलब सैनिक नहीं थे, गैर सैनिक थे, वो भी मारे गए। और 1.5 लाख जो है बंदी बना लिया गया। जो इस युद्ध में जो है 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इससे भी कई गुना अधिक लोग घायल हुए। मतलब सोचिए उस समय 1 लाख सैनिक और असैनिक मारे गए, 1.5 लाख को बंदी बनाया गया और इससे भी अधिक लोग जो है घायल हुए। तो उस समय मतलब कितना भयंकर युद्ध रहा था ये। तो इस युद्ध में अंततः जो है अशोक जो थे उनको विजय प्राप्त हुई तथा कलिंग को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस युद्ध का जो है परिणाम ये निकला कि इसमें जो है अशोक जी विजय हुए। उन्होंने जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर। तो कलिंग के युद्ध के परिणाम भी जो है इतने अच्छे नहीं निकले, क्योंकि उसमें इतनी मार काट हुई, इतना लहू बहा। तो इससे जो है अशोक जी के मन में भी जो है युद्धों के प्रति जो है घृणा पैदा होने लगी। तो कलिंग के युद्ध के जो है दूरगामी परिणाम निकले। तो जो कलिंग का युद्ध था वो अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके जो है जीवन में एक महान परिवर्तन लाया। कलिंग की विजय ने जो है अशोक के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन में एक महान क्रांति उत्पन्न की। वे कलिंग के रण क्षेत्र में मानवीय रक्त की नदियां देखकर कांप उठे।
तो उन्होंने जब देखा कि इतने सारे लोग मारे गए, इतना खून बहा, इतना जो है निर्दोष लोग भी इसमें मारे गए, तो वो जो है अंदर से कांप उठे, उनको गिल्टी फील होने लगी कि ये सब सही नहीं था। तो उन्होंने जो है निर्दोष जनता के रक्तपात के लिए, रक्तपात होता है मतलब इतना लहू बहने के लिए, इतना मारकाट होने के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। मतलब उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया कि नहीं, मैं कलिंग को विजित करना चाहता था, इस वजह से जो है इतनी आम जनता, निर्दोष जनता भी इसमें मारी गई, उनको भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए अशोक ने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग करने का निर्णय कर लिया। तो जो अशोक थे उन्होंने जो है युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग करने का निर्णय कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब जो मैं अहिंसा के मार्ग पे चलूंगा, क्योंकि युद्ध करने से जो है निर्दोष जनता भी मारी जाती है जिनका कोई दोष ही ना हो। इस वजह से जो है उन्होंने युद्धों का त्याग करने का सोचा। तो कलिंग की विजय उनकी जो है प्रथम और अंतिम विजय प्रमाणित हुई। मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में कलिंग से पहले विजय प्राप्त की तो की, लेकिन जो कलिंग की विजय थी वो उनकी आखिरी विजय थी। उसके बाद जो है उन्होंने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग कर दिया। तो अशोक ने अब जो है भैरी घोष की नीति छोड़कर धम घोष की नीति को ग्रहण किया। तो भैरी घोष की नीति होती है युद्ध घोषणा, उस नीति को त्याग कर उन्होंने जो है युद्ध नीति को जो है त्याग कर उन्होंने जो है धम घोष की नीति को ग्रहण किया। उन्होंने जो है बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग के युद्ध का अशोक जो थे उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो कलिंग के युद्ध से पूर्व जो है अशोक बहुत ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे, मतलब बहुत ही हाई लेवल का स्टाइलिश मतलब जीवन व्यतीत करते थे। क्लियर। तो राजभोज तैयार करने के लिए हज़ारों पशुओं को मारा जाता था। जो कलिंग के युद्ध से पहले जो है अशोक जो है मांस मछली भी वगैरह खाते थे, मांस वगैरह। तो रात के भोजन के लिए जो है या राज भोजन के लिए जो है हज़ारों पशुओं को मारा जाता था। शिकार खेलना तथा पशुओं की लड़ाई करवाना उनका साधारण मनोरंजन था। तो जो शिकार खेलना भी उनका जो है प्रिय खेल था और जो है पशुओं से लड़ाई करवाना भी उनका प्रिय खेल था। तो कलिंग के युद्ध से जो है अशोक के जीवन में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ। तो जो है कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया। उन्होंने शिकार खेलना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है भोग विलासी जीवन को भी सदा के लिए त्याग दिया और उन्होंने एक आदर्श जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। तो उन्होंने अपने सारे भोग विलास जो भी उनको सुखमय जीवन था उस सब का त्याग करके वो एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है। जो बौद्ध धर्म का प्रचार था, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, जब उन्होंने कलिंग के युद्ध से उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग के युद्ध से पूर्व अशोक जो है शिव धर्म का उपासक थे, वो जो है शिव जी को मानते थे। लेकिन युद्ध की त्रासदी देखने के बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखता था, इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए। तो बौद्ध धर्म जो है अहिंसा पे विश्वास रखता था, कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, तो वो बौद्ध धर्म था। तो उन्होंने जो है अपना हिंदू धर्म छोड़ के फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक के अथक यत्नों के फलस्वरूप ही बौद्ध धर्म न केवल भारत में अपितु विश्व के बहुत से देशों में फैल गया। मतलब उस समय जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, मतलब बौद्ध धर्म आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन जब अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को इतना फैला दिया, मतलब इतना विश्व प्रसिद्ध करा दिया। इसलिए जो है अशोक को इस चीज़ के लिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को जो है बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया, प्रसार किया। अपने ही देश में नहीं, उन्होंने जो है देश विदेशों में भी इस धर्म को प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने अपने जो है बेटा बेटी प्रचार के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है विदेशों में भी भेजे। तो उन्होंने जो धर्म की स्थापना की। तो कलिंग के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही जो है अशोक जो थे उन्होंने धर्म की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मानवता की समृद्धि था। क्लियर। अशोक ने अपनी प्रजा को एक सूत्र में पिरोने के लिए सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को एकत्रित किया। मतलब उन्होंने जो है जो प्रजा थी उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए, मतलब उसको एक समान करने के लिए, एक बनाने के लिए, उनमें एकता लाने के लिए जो है सभी धर्मों के सिद्धांतों को एकत्रित किया। जितने भी धर्म थे उनके जो भी उच्च सिद्धांत थे उनको एकत्रित किया, मतलब इकट्ठा किया। तो धर्म के मुख्य सिद्धांत बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, दान, अहिंसा, सत्य बोलना तथा धार्मिक सहिष्णुता थी। इस धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने इन नियमों को शिलाओं और स्तंभों पर अंकित करवाया। तो उन्होंने जो है जगह जगह पे, स्थान स्थान पे जो है उनके ये जो है धर्म जो है लोकप्रिय बने, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पे, स्थान स्थान पे, शिलाओं और स्तंभों पे जो है इन सब आदर्शों को अंकित करवाया। उन्होंने जो धर्म के महामात्य थे उनकी नियुक्ति की। अशोक ने स्वयं जो है अपने जीवन में इन
सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढाला। तो उन्होंने खुद भी इन सिद्धांतों का पालन किया ताकि एक आदर्श जीवन जो है वो लोगों को दिखा सके, ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेके वही सब काम करें। तो लोगों का कल्याण, और दूसरा उनका जो उद्देश्य था इससे लोगों का कल्याण। तो कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक जो थे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के हृदय को जीतने में लगा दिया, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया उसके उपरांत जो है उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है लोगों के हृदय जीतने को लगा दिया। तो प्रजा की सुविधा के लिए जो अशोक थे उन्होंने सड़कें बनवाई, किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए, यात्री जो थे दूसरे देशों से आते थे उनकी सुविधा के लिए राज्य भर में सराय बनाए गए। अशोक जो थे उन्होंने न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। मतलब इतने महान थे वो सम्राट थे, उन्होंने न सिर्फ मनुष्य के लिए अस्पताल खुलवाए अपितु जो है उन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। जो अशोक के इन कार्यों से उनका नाम विश्व के इतिहास में जो है अमर कर दिया, इसलिए जो है उनको मौर्य वंश का जो है सबसे लोकप्रिय सम्राट माना जाता है। और सैनिक योग्यता, तो कलिंग युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अशोक ने सदैव के लिए युद्ध नीति को त्याग कर दिया था। इसका जो है मौर्य सेना पर कुप्रभाव पड़ा। तो अब उन्होंने तो युद्ध नीति का वो कर दिया, त्याग कर दिया, लेकिन इससे जो है जो उनकी मौर्य सेना थी उस पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो धीरे धीरे जो है सैनिकों में युद्ध कला, वीरता एवं निपुणता की कमी होती गई। तो जब अब कलिंग के युद्ध के बाद जो है उन्होंने युद्ध पद्धति का त्याग कर दिया, तो इससे जो मौर्य सेना के सैनिक थे उनमें जो है कला, वीरता एवं निपुणता की कमी होती गई, क्योंकि अब जब वो उस चीज़ को करेंगे ही नहीं, उस चीज़ का अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो उस विद्या को जो है भूलते जाएंगे। वैसा ही जो है मौर्य सैनिकों के साथ हुआ। फलस्वरूप जब अशोक के उत्तराधिकारी के समय यूनानियों ने पंजाब पर आक्रमण किए तो मौर्य सेना उनका सामना न कर पाई। फलस्वरूप ये नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो मतलब जब अशोक थे उनके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, तो उस समय जो है यूनानियों ने पंजाब पर फिर से आक्रमण किया। तो जो मौर्य सेना थे वो उनका सामना ही नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने तो कई वर्षों से युद्ध किया ही नहीं था, वो युद्ध पद्धति को भूल गए थे, क्योंकि जो अशोक थे उन्होंने युद्ध पद्धति का त्याग कर दिया था। तो इस फलस्वरूप जो है मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो गया। ये जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो जो उनका उनका साम्राज्य का विस्तार था उसके बारे में पढ़ते। तो कलिंग की विजय के कारण अशोक के जो साम्राज्य में और वृद्धि हुई थी। मतलब उन्होंने जो है उनका मौर्य साम्राज्य ऐसे तो बहुत फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है कलिंग को विजित करके भी जो है उसको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। जो उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया था, और अंत में जो है उन्होंने कलिंग भी अपने उसमें मिला लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो है पतन क्यों हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक जो थे उन्होंने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आश्चर्य की बात है कि साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों के भीतर ही पूरा तरह छिन्न भिन्न हो गया। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक ने इतने विशाल, संगठित और मतलब एकात्मक भावना वाले साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद भी आश्चर्य होता है कि जो मौर्य साम्राज्य जो है अशोक जी की जो मृत्यु के 50 साल बाद ही जो है छिन्न भिन्न हो गया पूरी तरह से। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो है अनेक कारण उत्तरदायी है। उनमें से कुछ कारण है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो उनमें से एक अशोक का उत्तरदायित्व। तो कुछ इतिहासकारों का ये विचार है कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है अशोक के शासनकाल में आरंभ हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो है कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध नीति का त्याग कर दिया था, और उसके बाद जो है सेना सक्रिय रही नहीं, और धीरे धीरे जो है वह युद्ध कला और वीरता जो है उन सभी को भूल गई। तो ऐसे अयोग्य और भीरू सैनिक जो है देश के भीतरी विद्रोह और विदेशी आक्रमणों से जो है मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित ना रख सके। इस कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अब जो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, उनके जो उत्तराधिकारी वो दुर्बल थे, वो अशोक जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बहुत शक्तिशाली वीर नहीं थे, वो जो थे वो दुर्बल थे। तो साम्राज्य की प्रगति सदा योग्य शासकों पर निर्भर होती है। जैसे आप जानते हैं कि साम्राज्य को वही प्रगति देता है, वही आगे बढ़ाता है जो योग्य होता है, जो एक आत्मनिर्भर शासक होता है और योग्य होता है, वीर होता है। तो चंद्रगुप्त और अशोक जैसे योग्य शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। परंतु अशोक के पश्चात राज्य का नेतृत्व दशरथ, संप्रति तथा बृहद्रथ जैसे अयोग्य तथा दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में आ गया। तो मतलब जब अशोक की मृत्यु हुई तो उनके पश्चात जो है राज्य का नेतृत्व, राज्य के उत्तराधिकारी जो बने वो बने दशरथ, संप्रति तथा बृहद्रथ। तो वो जो अयोग्य और दुर्बल थे
वे विशाल मौर्य साम्राज्य के दायित्व को संभालने में असमर्थ रहे। तो वो जो थे, इतना बड़ा उन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, तो उसको जो है वो संभालने में जो है असमर्थ रहे। तो उनके शासनकाल में चारों ओर अराजकता फैलना आरंभ हो गई थी। ऐसे साम्राज्य का जो है पतन होना निश्चित था, क्योंकि जब शासक ही वहाँ का दुर्बल हो, अयोग्य हो, तो साम्राज्य पे कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है, उस राजा को जो है कोई भी हरा सकता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण उत्तराधिकारी के संबंध में कानून न होना था। इस कारण जो है राजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के प्रति जो है युद्धारंभ हो जाता था। दूसरा था तानाशाही शासन। मौर्य शासकों ने तानाशाही शासन की स्थापना की थी, जो मतलब अशोक के बाद जितने भी शासक आए उन्होंने तानाशाही शासन की स्थापना की। फिर विशाल साम्राज्य था कि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, उस समय जो है उतने यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, तो इतने बड़े राज्य पे जो है नियंत्रण रखना भी बहुत कठिन था। तो राजधानी का केंद्र में ना होना, जो मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु ये राजधानी जो है मौर्य साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी, इसलिए जो है इसलिए भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। कर्मचारियों के अत्याचार। तो मौर्य साम्राज्य के जो दूरस्थ प्रदेशों के कर्मचारी लोगों पर अत्याचार करते थे। अब इतने बड़े राज्य पे तो राजा हर जगह नियंत्रण नहीं रख सकता, तो जो कर्मचारी थे वो अत्याचार थे, वो प्रजा पे अत्याचार करते थे। साम्राज्य का विभाजन होना। तो अशोक के समय तक जो है मौर्य साम्राज्य में एकता बनी रही, लेकिन जो है अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है जालोक ने कश्मीर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वीरसेन गांधार में स्वतंत्र हो गया। शेष साम्राज्य को जो है संप्रति तथा दशरथ ने परस्पर दो भागों में विभक्त कर दिया। तो इस वजह से भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। फिर था वित्तीय संकट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्रबंध में वित्त के महत्व को समझाते हुए बहुत कुशल आर्थिक प्रबंध की स्थापना की। अशोक ने भी अच्छी वित्तीय स्थापना की, लेकिन उनके बाद जो आए शासक वो ऐसा नहीं कर सके। फिर विदेशी आक्रमण था, क्योंकि मौर्य सेना तो जो है फिर उतनी ताकतवर रही नहीं थी, तो विदेशी आक्रमणों ने भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। तो जो अशोक के उत्तराधिकारी जो है आपको पता है बहुत अयोग्य थे, निकम्मे थे। वे विस्तृत मौर्य साम्राज्य को संभालने में विफल रहे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की स्थिति जो पहले ही डामाडोल थी वो और दयनीय हो गई। मतलब वो भी अत्याचारी शासक था, वो भी जो है मौर्य साम्राज्य को संभालने में जो है कुशल नहीं रहा। वो भी उतने सटीक तरीके से जो है मौर्य साम्राज्य को नहीं संभाल पाया। तो बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र ने 150 ईस्वी पूर्व में उनकी जो है हत्या कर दी और शुक वंश की स्थापना की। तो जो उनके सेनापति थे बृहद्रथ, उन्होंने 185 ईस्वी पूर्व में जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद जो है वहाँ पे शुक वंश की स्थापना की, और इस वंश ने जो है 112 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो ये थी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, और यहाँ से जो है शुक वंश की स्थापना हुई और उसके बाद जो है और भी वंश आगे आते गए। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की स्टार्टिंग से लेके पतन तक की पूरी कहानी थी ये। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो इस वीडियो में माफ़ कीजिएगा। हम अगली वीडियो में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।